हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज से हम 10वीं क्लास को स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा ज्योग्राफी और इसका चैप्टर है नंबर 1, जिसका कि नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। अगर हिंदी में देखें तो चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। हमारी जो वीडियो है हमारे चैनल पर काफ़ी दिनों बाद आ रही है, लेकिन अब से ये कंटिन्यू ही रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रिसोर्सेज एवं डेवलपमेंट। हिंदी में अगर बोलें तो संसाधन एवं विकास। अब ये देखिए, यहाँ पर हमारे जो पूरे चैप्टर पर जो बेस है वो संसाधन और उसका विकास कैसे होता है, वहीं पर हमारा पूरा चैप्टर आपका डिपेंड करता है। तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, देखो सबसे पहले अगर हम देखें जो एनसीईआरटी में हमें रिसोर्स दे रखा है उसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं तो उसका मतलब ये है कि एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, मतलब कि हमारे पर्यावरण में, ठीक है, हमारे पर्यावरण में जो भी वस्तु अवेलेबल है, ठीक है, जो भी वस्तु हमारी उपलब्ध है उसको विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड्स प्रोवाइडेड इट इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फीजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म एज अ रिसोर्सेज। मतलब हमारे पर्यावरण में जो भी चीज़ उपलब्ध है वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यूज़ करी जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए हमें प्रौद्योगिकी का यूज़ करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से जो संभाव्य है और सांस्कृतिक रूप से मान्य है उसको हम बोलेंगे रिसोर्सेज। अब ये देखिए, ये तो होगी डेफिनेशन जो कि आपको एग्जाम में लिखकर आनी है। अगर इसको समझें तो रिसोर्सेज का मतलब ये हो गया कि हम देखो समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं कि मानिए ये कोई जगह है, यहाँ पर मिट्टी है, ठीक है, यहाँ पर मिट्टी है। अब इस मिट्टी के अंदर कहीं ना कहीं सोना पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए मिट्टी के अंदर सोना है, लेकिन आप उसको ऐसे तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। अब वही टेक्नोलॉजी का यूज़ हम तो कर लेंगे, ठीक है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि क्या हम जो यूज़ कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, क्या वो हमारे इकोनॉमिकली फीजिबल है, क्या आर्थिक रूप से बिल्कुल सही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमारा जो सोना है वो हज़ारों रुपए का है, ठीक है, लाखों का सोना है, लेकिन उसको निकालने के लिए हमें करोड़ रुपए लग रहे हैं, तो ये इकोनॉमिकली फीजिबल बिल्कुल नहीं हो गया। इसमें तो हमें घाटा हो गया ना। सही समझ रहे हैं ना आप मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं, कि लाखों रुपए का सोना है लेकिन निकालने में हमें क्या लग रहा है, करोड़ रुपए लग रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमें यहाँ पे घाटा हो रहा है। तो इस तरीके की जो चीज़ें होंगी, इस तरीके की जो भी वस्तुएं जो हमारे पर्यावरण में या फिर जो हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल होंगी ना, वो हमारे लिए रिसोर्सेज कभी नहीं बनेंगी, ठीक है। रिसोर्सेज हमारे लिए नहीं बनेंगे, वो हमारे संसाधन नहीं हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, आपको पता है कि अभी हाल ही में आपको पता होगा कि जो हमारा जम्मू कश्मीर है वहाँ पर लिथियम पाया गया है, ठीक है ना। लिथियम बहुत इंपॉर्टेंट मेटल होता है जो कि हमारे जो यूज़ में ग्रीन जो हमारी इकोनॉमी है उसको चलाने में हेल्पफुल होता है। तो ये लिथियम पाया गया है, लेकिन लिथियम पाने होने पर भी हम लोग उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उसको निकालेंगे ना तो वो लिथियम हमें महंगा पड़ जाएगा निकालना, इतने का हमें वो प्राप्त नहीं होगा जितना कि वो हमें पैसा हमें उसको निकालने में लग जाएगा। तो इसलिए जो जम्मू कश्मीर में जो भी लिथियम है वो हमारे लिए एक तरीके का रिसोर्स नहीं है, रिसोर्स संसाधन नहीं है। चाहे वो प्रेजेंट है हमारे इंडिया में, हमारे जम्मू कश्मीर में, लेकिन वो हमारे लिए संसाधन का काम नहीं कर रहा। तो आशा करते आपको समझ में आ गया होगा कि संसाधन क्या है, ठीक है। यहाँ से आपको संसाधन की या फिर रिसोर्स की जो डेफिनेशन है वो क्रिस्टल क्लियर हो जानी चाहिए। अब ये देखिए एनसीईआरटी में क्या बोल रखा है कि जो आपके रिसोर्सेज हैं जैसे कि ह्यूमन, वो इंटरडिपेंडेंट है, जैसे कि फिजिकल एनवायरनमेंट हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गए एंड टेक्नोलॉजी, ये सारे के सारे क्या हैं, एक दूसरे के ऊपर ये डिपेंड है, इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। ये हमारी डेफिनेशन होगी। आगे चलते हैं, आगे क्या पढ़ते हैं यहाँ पर कि देखिए सेम चीज़ यही बोल रखी है कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स अ इंटरैक्टिव रिलेशनशिप। सेम वही है जो डेफिनेशन जो यहाँ पर आपको डायग्राम के थ्रू समझाया गया है वो आपको बस यहाँ पर लिख के दे दिया गया। अब हम क्या पढ़ते हैं, अब हम पढ़ते हैं कि ये जो रिसोर्सेज हैं, ये जो हमारे संसाधन हैं, उनको किस तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्लासीफाई मतलब क्या होगा कि हम अपने संसाधनों का वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। अगर हम देखें कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि अगर हम उत्पत्ति के आधार पर देखें तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब क्या हो गया, मतलब कि जैव या फिर अजैव, यहाँ पर हमने डिवाइड कर दिया। अगर हम इसको देखें कि एग्जॉस्टिबिलिटी के बेस पे देखें कि रिन्यूएबल या फिर नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होगा आपका नवीकरणीय ऊर्जा, नवीकरणीय
योग्य और अनवीकरणीय योग्य, मतलब कि ऐसे रिसोर्सेज, ऐसे संसाधन जिनको कि हम रिन्यू कर सकते हैं। अब रिन्यू कैसे होगी, जैसे कि आपका सोलर लाइट हो गई, ठीक है, जो आपका जो सनलाइट होती है, सौर ऊर्जा होती है, या आपकी जो विंड होती है, पवन ऊर्जा होती है, वो रिन्यूएबल होती है। लेकिन अगर नॉन रिन्यूएबल के बारे में बात करें, मतलब कि अनवीकरणीय योग्य, वो आपका हो गया जैसे कि कोयला हो गया। कोयला एक बार हमने जला लिया, उसको वापस हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, वो धुएं में उड़ जाता है। ऐसे हमारा पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो वो क्या नॉन रिन्यूएबल हमारे संसाधन है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑनरशिप का मतलब क्या हो गया, स्वामित्व के आधार पर। वो होता है आपका इंडिविजुअल होता है, कम्युनिटी होता है, नेशनल होता है और इंटरनेशनल होता है। अब ये देखिए, ऑनरशिप का मतलब क्या होगा, इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल मतलब कि जो, जैसे कि जो भी चीज़ हमारे पास है, ठीक है ना, जैसे कि हमारा खुद की कोई भी चीज़ है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें तो जैसे कि आपकी कॉपी पेन, वो आपका खुद का हो गया, वो आपका रिसोर्स हो गया। अगर हम आपका घर हो गया, मकान हो गया, तो वो क्या हुआ, इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, हमारा खुद का एक व्यक्तिगत रूप से हमारा संसाधन हो गया। अगर हम कम्युनिटी के बारे में बात करें, कम्युनिटी का मतलब क्या है, सामुदायिक। सामुदायिक का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जैसे हमारे पार्क होते हैं, ठीक है, हमारे पार्क हो गए, हमारे टेम्पल्स हो गए, टेम्पल मतलब हमारे जो मंदिर होते हैं, वहाँ पर वो कम्युनिटी मतलब सामुदायिक रूप से ही हम उसको यूज़ करते हैं। सभी लोग मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। ऐसे हम पार्क में खेलने के लिए जाते हैं, वो सभी समुदाय के लिए होती है। अगर हम नेशनल की बात करें, अब देखो, नेशनल मतलब कि राष्ट्रीय रूप पर राष्ट्रीय रूप पे संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन। अभी देखिए, राष्ट्रीय रूप पे संसाधन की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे जो भी हमारे देश में, जो हमारी इंडिया के टेरिटरी के अंदर जो भी चीज़ आ रही है, जो कि पब्लिकल है, मतलब जो हमारे गवर्नमेंट के अंदर आ रही है, जैसे कि हम लोग खुद, जो हम लोग हैं, हम जो सिटीजन्स हैं, वो हम खुद एक भारत के लिए राष्ट्रीय रूप से संसाधन हैं, ठीक है। अब बाकी और भी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे कि पब्लिक ओन्ड आपकी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है, वो सारी की सारी क्या होगी, वो होगी राष्ट्रीय मतलब कि नेशनल संसाधन हो गए। अगर इंटरनेशनल की बात करें, अब इंटरनेशनल संसाधन क्या होते हैं, देखिए, इंटरनेशनल संसाधन की बात हम करते हैं तो ये हो गया, आपको ये पता है कि जब आपने अगर ज्योग्राफी आगे भी पढ़ी होगी तो वहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखिए, आपको पता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज मतलब आपका, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इस तरीके के संसाधन जो कि सभी कंट्री, सभी देशों के लिए जो सबके संसाधन है। एग्जाम्पल के हम लेते हैं कि जैसे हमारा ये भारत है, तो यहाँ पर, यहाँ से लेकर 200 नॉटिकल माइल्स तक, ठीक है, जितना भी पानी होगा वो हमारा देश यूज़ करेगा। लेकिन उसके बाद का जो पानी होगा, जिसको हम लोग हाई सी बोलते हैं, वो सभी देश यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो हाई सी में जितने भी मछलियाँ आती हैं, पानी आता है, वो सभी देशों का उस पर हक है। तो ये क्या हुआ, ये हमारा होगा इंटरनेशनल रिसोर्सेज, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अब दूसरा चलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ द डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब कि विकास के स्तर के आधार पर पोटेंशियल मतलब संभावी, विकसित, भंडार और संचित कोश, ये भी हमारा एक रिसोर्स को क्लासिफाई करने का एक वे है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा है कि रिसोर्स, अब देखिए, रिसोर्सेज मतलब कि संसाधन को उन्होंने डिवाइड करा है, नेचुरल मतलब कि प्राकृतिक, और ह्यूमन मतलब कि मानवीय संसाधन में इसको क्लासीफाई करा है, वर्गीकृत करा है। अब नेचुरल में आपकी दो चीज़ें आती हैं, रिन्यूएबल आता है और एक आता है आपका नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होगा आपका नवीकरणीय, और नॉन रिन्यूएबल का मतलब होगा अनवीकरणीय। रिन्यूएबल में और डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर आपका कॉन्टीन्यूअस या बायोलॉजिकल। कॉन्टीन्यूअस मतलब कि जैसे कि विंड हो गया, मतलब आपकी पवन हो गई, वाटर हो गया, जो कि कंटिन्यूअसली आपको मिलते रहते हैं और जो बार बार रिन्यू होते रहते हैं। अब जैसे कि वाटर है, वाटर को हम लोग यूज़ करते हैं, अब यूज़ कर लिया, उसका बारिश हो जाती है तो दोबारा रिन्यू हो जाता है, ठीक है ना। नदियाँ हैं, ये सारा का सारा हमारा क्या हो गया, रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, मतलब कि नवीकरणीय योग्य। फिर आपका बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल में देखिए, इसको दोबारा डिवाइड करते हैं। बायोलॉजी का मतलब आपका हो गया जैव, ठीक है, उसको और डिवाइड करते हैं। फिर आपका नेचुरल वेजिटेशन, फिर आपका वाइल्ड लाइफ, जैसे प्राकृतिक वनस्पति मतलब कि फॉरेस्ट है, वो भी आपका रिन्यूएबल ही है, क्योंकि फॉरेस्ट काटने के बाद दोबारा उग जाते हैं, तो आपका रिन्यूएबल हो गया ये। ऐसे ही वाइल्ड लाइफ है, मतलब कि जो आपके जानवर होते हैं, पशु पक्षी होते हैं। अब नॉन रिन्यूएबल का मतलब हुआ आपका अनवीकरणीय योग्य में, इसको डिवाइड कर रखा है साइक्लेबल और है आपका नॉन रिसाइक्लेबल। अब रिसाइक्लेबल में जैसे कि मेटल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि धातु आपका हो गया,
ठीक है। उसके बाद आपका अचक्रीय, अचक्रीय मतलब हो गया आपका जीवाश्म ईंधन, जैसे फॉसिल्स फ्यूल्स आप यूज़ कर रहे हैं, कोयला आप यूज़ कर रहे हैं, उसको एक बार यूज़ करने के बाद हम उसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। अगर हम मानवीय में जाएँ, ह्यूमन में जाएँ, तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं हम लोग स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, मतलब संरचनाएं एवं संस्थाएं, और क्वांटिटी एंड क्वालिटी मतलब कि मात्रा एवं गुणवत्ता। चलिए आगे चलते हैं, इतना हमने समझ लिया है। देखो जो चीज़ हमने इंग्लिश में पढ़ी है वही चीज़ हमने यहाँ पर हिंदी में लिखी हुई है, जो कि मैंने आपको साथ साथ में आपको मैं बताती रही हूँ। चलिए वही देखो सेम चीज़ लिखा है कि संसाधन को डिवाइड करा है प्राकृतिक में, फिर मानवीय में, नवीकरणीय में, अनवीकरणीय में, ठीक है ना। सतत एवं प्रवाह, जैव का हो गया आपका, चक्रीय हो गया, अचक्रीय हो गया। ये सारा जो टेबल आपको मैंने ऊपर समझाई है वो यहीं पर हिंदी में लिखी है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है आपका यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ बात कर रहा है कि संसाधनों का विकास, ठीक है, संसाधनों का विकास के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये बोला गया कि किस तरीके से जो हमारे संसाधन हैं उनका विकास हुआ है। अभी देखिए रिसोर्सेज जो होते हैं, जो संसाधन हैं, वो वाइटल हैं, ठीक है, फॉर द ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, एज अ मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब मनुष्य का जो जीवन है उसके जीवन यापन के लिए जो संसाधन है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। साथ में वो जो संसाधन है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बताते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से संसाधन के प्रेजेंट होने से उसकी जो गुणवत्ता है जीवन की वो बढ़ती है। वही रिसोर्सेज हमें ये बताते हैं। देखिए तो हमने यहाँ पर क्या जाना, जो संसाधन है हमारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अभी जो संसाधन है हम लोग ऐसा समझ लेते हैं कि ये तो हमारे लिए फ्री गिफ्ट है, ठीक है, फ्री गिफ्ट है, मतलब कि ये हमारे प्रकृति ने, जो हमारी प्रकृति है उसने हमें फ्री में दे रखा है, और यही सोच के हम उसको इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हैं, मतलब कि अंधाधुंध तरीके से यूज़ करने लग जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कुछ भी यूज़ करते हुए कि आगे क्या होगा, आगे आने वाली जनरेशन जो है क्या वो उसका यूज़ कर पाएगी या फिर नहीं कर पाएगी, लेकिन हम उसको अंधाधुंध यूज़ करते हैं। कोई मतलब ही नहीं है हमें कि आगे वाली जनरेशन को मिले या फिर ना मिले। अब इसी तरीके से यूज़ करते हुए, अंधाधुंध यूज़ करते हुए यहाँ पर हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो आपका हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है ना, ये भी एक तरीके का अंधाधुंध जो हम यूज़ कर रहे हैं अपने संसाधनों का, उसका ही ये एक परिणाम है। अब ये देख लेते हैं कि ऐसा यूज़ करने पर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, जैसे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ द फ्यू इंडिविजुअल। अब यहाँ बोल रहे हैं कि देखिए रिसोर्सेज जो हैं, आपके संसाधन जो हैं वो एक लिमिटेड हैं, ठीक है, एक लिमिटेड तरीके में है। ऐसा नहीं कि वो बहुत सारे आपके लिए प्रेजेंट हैं जो आपको हर जगह मिल जाएंगे, नहीं, कहीं कहीं मिलते हैं। तो एक तरीके से ये आपके लिए लिमिटेड ही प्रेजेंट हैं। अब वो लिमिटेड है, अब लिमिटेड होने की वजह से क्या है कि जिन लोगों की वो कुछ ही लोगों के अंतर्गत आते हैं, उन्हीं के मतलब कि उन्हीं की ग्रिड को वो शांत करते हैं। मतलब कुछ व्यक्तियों के जो लालच हैं उन्हीं को वो ग्रिड को शांत करते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर इनइक्वालिटी आपकी आ जाती है, आपकी इनकम में इनइक्वालिटी आ जाती है, गरीबी और अमीरी का फ़र्क आ जाता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, सेम चीज़ यही बोला है। देखिए यहाँ पर सेम चीज़ बोला है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द रिसोर्सेज, मतलब जो रिसोर्सेज जो हैं वो कुछ ही लोगों के हाथों में है, उसकी वजह से गरीबी और अमीरी आपकी आ जाती है। अब जब हम लोग अपने रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन, जो उनका यूज़, उनका शोषण हम लोग जो करते हैं, अंधाधुंध तरीके से शोषण कर रहे हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मतलब कि जो भूमंडलीय तापन हो रहा है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। क्या क्या हो रहा है, देखिए जब कुछ भी आप यूज़ करते हैं, अब देखिए अगर आप यूज़ करें, हम लोग कोयले का ही हम यूज़ ले लेते हैं, ठीक है, कोयला हमने यूज़ करा, बहुत अच्छे तरीके से जलाया, बहुत धुंधाधुंध जला दिया, धुआं करके हमने जला दिया। अब उससे क्या हुआ कि धुआं फैल गया। उससे क्या हुआ कि हमारा जो पृथ्वी का जो तापमान है, जो टेम्परेचर है, वो बढ़ गया। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गई। अब ग्लोबल वार्मिंग से होने से क्या हुआ कि इतना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया कि जो हमारे ग्लेशियर्स थे वो पिघलने लग गए। अब पिघलने लग गए तो नदियों में जो पानी है वो ज़्यादा बढ़ गया, उफान पर आ गया। और उससे क्या हुआ कि आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई। तो किसको परेशानी हुई, हम ही लोगों को परेशानी हुई, जो हमने अंधाधुंध तरीके से अपने रिसोर्सेज का यूज़ करा है। तो पहली बात ये गलत हो गई। अब क्या हुआ कि जो हमने अपने धुआं करा है, ठीक है, पोल्यूशन कर रहे हैं, गाड़ियाँ चला रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, ठीक है ना, रेफ्रिजरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में वो ऊपर जा रहे हैं। तो जो आपकी ओजोन लेयर है, जो कि आपको हानिकारक जो किरणें हैं उनसे बचाती है, उसमें छेद हो रहा है। तो उससे क्या होगा, कैंसर आपको ही होगा, हम ही लोगों को होगा यहाँ पर, क्योंकि हम चाहे अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं, हमें अभी दिख रहा है कि हाँ हमने तो अंधाधुंध यूज़ कर लिया है, ठीक है, लेकिन हम उसका परिणाम नहीं सोच रहे हैं।
तो यही बात यहाँ पर है कि ओजोन लेयर डिप्लीशन हो रहा है। दूसरा एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है ना। चाहे आपको एनवायरमेंटल पॉल्यूशन में क्या आएगा, आपका जो पर्यावरण प्रदूषण है, चाहे वो आपका एयर पॉल्यूशन हो, वायु प्रदूषण हो, ठीक है ना, आपका वाटर पॉल्यूशन हो, पानी का पोल्यूशन हो, वो सारे पोल्यूशन हमारी ही वजह से हो रहा है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, इंडस्ट्री को चला रहे हैं। इंडस्ट्री में हम लोग मेटल यूज़ कर रहे हैं, पता नहीं क्या क्या यूज़ कर रहे हैं अपने रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो यहाँ पर एनवायरमेंटल पोल्यूशन आपका हो रहा है। एग्जाम्पल अगर मैं दूँ आपका एयर पोल्यूशन का, तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपका दिल्ली का। दिल्ली में इतनी ज़्यादा एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है कि यहाँ पे सांस लेना भी दुश्वार हो रहा है। तो ये हो गया हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन। फिर आपका लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, मतलब जो आपका जो भूमि है उसका निम्नीकरण हो रहा है। कि जो पहले भूमि जो हमारी लगभग, अगर हम बात करें कि एग्जाम्पल लेते हैं कि इतनी सारी भूमि हमारी उपजाऊ थी, लेकिन क्या हुआ कि अब केवल 10% एग्जाम्पल के रूप में हम ले रहे हैं, 10 से 20% आपकी उपजाऊ भूमि रह गई है। क्योंकि हमने संसाधनों का एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया है। एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं कि जैसे पंजाब है, आपका हरियाणा है, तो यहाँ पर पानी की सिंचाई इतनी ज़्यादा करी जाती है कि उससे क्या होता है कि जो आपकी जो भूमि है, जो आपकी लैंड है, वो आपकी सलाइन हो जाती है, जो कि आगे खेती योग्य नहीं रहती है। तो यहाँ पे हमने रिसोर्सेज का एक्स्ट्रा यूज़ कर लिया है, एक्सप्लॉयटेशन कर लिया है, तो उसकी वजह से नुकसान हो गया है। यही बात यहाँ पर ये बोली गई है, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी चीज़ को लेकर, अब इन्हीं चीज़ों को लेकर आगे हमारे जो पूरा जो वर्ल्ड है, जो हमारे देश हैं, उन्होंने मिलकर एक समिट करी, ठीक है, समिट करी। इसका नाम था आपका रियो द जेनेरियो अर्थ समिट 1992 की, ठीक है। क्या नाम है इसका, रियो द जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 का ये सम्मेलन करा गया। अब देखो, उससे पहले हमें समझना चाहिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हिंदी में बोलें तो ये है आपका सतत पोषणीय विकास, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सस्टेनेबल, सतत का मतलब क्या है कि इस तरीके से अपने संसाधनों का यूज़ करना, ठीक है, इस तरीके से संसाधनों का यूज़ करना कि आगे आने वाली जनरेशन को भी वो चीज़ मिल जाए। अब जैसे कि हमारी पीछे पूर्वज गए हैं, तो उन्होंने भी हमारे लिए कुछ ना कुछ छोड़ा है, ठीक है ना। जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं कि हम मान लें पानी की कमी हमारी धरती पर हो रही है, तो इसलिए बोलते हैं कि पानी को बचा बचा के यूज़ करो, जिससे कि जो आपकी आगे आने वाली पीढ़ी है वो भी इस पानी को यूज़ कर सके। तो इस तरीके से अपने संसाधनों का यूज़ करना कि आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका यूज़ कर सके, प्रयोग कर सके, उसी को हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस तरीके से डेवलपमेंट करो, इस तरीके से विकास करो कि वो विकास जो है आगे आने वाली पीढ़ी भी उस विकास का यूज़ कर सके और उसका खुशी बना सके। तो ये आपका हो गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब यहाँ पर बात में हम लोग कर रहे थे कि रियो द जेनेरियो अर्थ समिट की बात कर रहे थे, मतलब रियो द जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये लगभग जो है 100 देशों ने मिलकर, 100 से ज़्यादा देशों ने मिलकर इस समिट को करा था। अब ये सबसे देखो इम्पॉर्टेंट बात आपकी क्या है, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था ब्राज़ील में। अब इसी से आपके लिए क्वेश्चन बन जाते हैं आपके MCQs में। इस पहली इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, ठीक है। पहली क्या थी, ये विश्व स्तर पर पहली बार ये पृथ्वी सम्मेलन ये करा गया था। अब यहाँ पर ये बात क्या करी गई कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना है, ठीक है ना, इस तरीके से डेवलपमेंट करना है कि वो नुकसान ना हो आगे आने वाली पीढ़ी के। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक साइन हुआ था कि जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है आपका और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को लेकर, कि जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है, जो आपका भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको हमें कंट्रोल करना है, साथ में जैविक विविधता को भी कंट्रोल करना है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे मेन मकसद ये करा गया था। अब इसी में से रियो द जेनेरियो में से आपका एजेंडा 21 ये निकला था। एजेंडा 21 का हम लोग क्या बोलेंगे कि 21वीं शताब्दी में किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपको अचीव करना है, एजेंडा 21 आपको यही बताता है, ठीक है। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इससे ज़रूरी है कि आप इसको बहुत ही अच्छे से ही पढ़ें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एजेंडा 21 है क्या। एजेंडा 21 मतलब एजेंडा 21 ही है कि 21वीं सेंचुरी में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। अब ये जो है ये भी 1992 में इसको डिक्लेयर करा गया था एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द एनवायरनमेंट डेवलपमेंट, मतलब कि संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण और विकास सम्मेलन पर ये आपको इसको साइन करा गया था। अब यहाँ पर ये क्या बात हुई है कि यहाँ पर इसका जो मकसद था वो क्या था, कॉम्बैट आपको करना है एनवायरमेंटल डैमेज, पॉवर्टी एंड डिसीज़। किस किस को करना है कि जो आपका जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है, जो प्राकृतिक जो नुकसान हो रहा है, उससे हमें
लड़ना है, साथ में जो गरीबी हो रही है, ठीक है ना, जब का एनवायरनमेंट डैमेज होगा तो गरीबी अपने आप होगी, और फिर से जो डिसीज जो कि बीमारियां हो रही हैं, इन सभी से हमें बचने के लिए यहाँ पर निष्कर्ष पर ये पहुँचना था। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि एजेंडा 21 में क्या बोला गया कि जितने भी देश इसमें आ रहे हैं, जो साइन कर रहे हैं, जो हस्ताक्षर कर रहे हैं, उनको अपनी लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है, अपनी जो लोकल गवर्नमेंट है, जैसे हमारे देश की खुद की गवर्नमेंट है, सरकार है, तो उसको अपना खुद का एक लोकल एजेंडा 21 निकालना है, जिससे कि हर देश इस तरीके के एक एजेंडा निकाले कि अपने स्तर पर वो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ काम कर सके। अगर हर एक देश अलग अलग रूप से काम करेगा तो हम लोगों को जल्द से जल्द सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर ये हम लोग अपना जो एम है वो अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया हम लोगों ने अभी तक पढ़ लिया डेवलपमेंट ऑफ द रिसोर्सेज, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे रिसोर्स प्लानिंग, मतलब कि संसाधन नियोजन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब अभी देखिए हिंदी में अगर हम देखते हैं तो सेम चीज़ वही बोल रखी है जो मैंने आपको बताई है कि रियो द जेनेरियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको एजेंडा 21 हुआ है। एजेंडा 21 कहाँ पर हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन मतलब कि संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन में हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद हमारा जो मुख्य जो उद्देश्य जो रहा है ये रहा है प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करेंगे, जिससे कि हम लोग जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है वो जल्द से जल्द अचीव कर सकें। चलिए अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर कि रिसोर्स प्लानिंग। अब रिसोर्स की हमने बात तो कर ली, संसाधन की बात तो कर ली, अब हम बात करते हैं कि इन संसाधन का नियोजन कैसे करा जाए, ठीक है, इन संसाधन का नियोजन कैसे करा जाए। अब आप बोलोगे संसाधन जो है रिसोर्स प्लानिंग को हम लोग क्या करेंगे, एक जुडिशियल तरीके से, ठीक है ना, कि एक यूज़ करेंगे अपने संसाधनों का, कि एक सही तरीके से सोच समझ के यूज़ करेंगे, ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, वो प्लानिंग होगी। बिल्कुल सही बात आप बोल रहे हो, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ ना कुछ एक हम लोग कदम उठाते हैं। जैसे कि पहला कदम हम लोग क्या उठाएंगे कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? पहला होता है आइडेंटिफाइंग। पहला क्या होता है? पहला होता है हमारा आइडेंटिफाई, हम लोग करेंगे कि कहाँ पर रिसोर्स मिल रहे हैं, ठीक है। देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि रिसोर्स कहाँ मिल रहे हैं। दूसरा हम लोग करेंगे प्लानिंग, ठीक है, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग एक तरीके की प्लानिंग बनाएंगे। फिर हम बोलेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करेंगे। अब आइडेंटिफाई क्या है, एक क्षेत्र है, कोई एरिया है, यहाँ पे हम देखेंगे क्या यहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं। कोई मेटल, एग्जांपल हम लोग मेटल का लेके चलते हैं कि यहाँ पे कोई मेटल मिल रहा है कि हाँ ठीक है यहाँ मेटल मिल रहा है। अब क्या करेंगे, इस मेटल को निकालने के लिए इकोनॉमिकली फीजिबल तरीके से उसको निकालने के लिए हम एक प्लानिंग बनाएंगे जिससे कि हम लोग को नुकसान ना हो, ठीक है। दूसरा स्टेप हमारा होगा प्लानिंग स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने ये बना लिया कि हमने मेटल बाहर निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, हाँ ठीक है ये मेटल निकल गया, क्या ये अब ये जो मेटल जो हमारा निकला है, जो हमारी धातु निकली है, क्या वो ओवरऑल हमारे देश के जो विकास है, डेवलपमेंट में है, क्या उसको करने में काम आएगा। एग्जाम्पल देते हैं, मान लो कि आपको पता है कि जो मेटल्स हैं, जो धातु हैं, ज़्यादातर आपको छोटा नागपुर प्लेटू में मिलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर की बात कर रही हूँ, उसी साइड में मिलते हैं। हम लोगों ने मान लिया कि यहाँ पर हमें बहुत सारे मेटल धातु मिल गए हैं। अब इन धातु को, जो धातु है उसका यूज़ डेवलपमेंट करने के लिए हमारे पूरे देश में कैसे होगा, ठीक है, किस तरीके से हम लोग को ये जो मेटल है पूरे देश में लेके जाना है, डेवलपमेंट करना है, तो वही हम लोग इसको प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हम लोग इससे ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो यही इसके 3 स्टेप्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही बात आपको रिसोर्स प्लानिंग में यहाँ पर ये बताई गई है, मतलब आपको संसाधन नियोजन में ये बात बताई गई है। आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये आती है, आपको पता है जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन हैं, वो एक जगह नहीं है, कहीं ज़्यादा हैं तो कहीं कम है। अब जैसे कि एग्जांपल की बात करें कि देखो झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में यहाँ पर आपको कोल के डिपॉजिट, मतलब जो कोयला रहता है, और जो आपके मिनरल्स हैं, जो आपके मिनरल्स हैं, वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। वहीं पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो यहाँ पर पानी की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा है, वाटर जो है बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। क्या नहीं मिलेगा? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आपको नहीं मिलेगा। वहीं पर हम राजस्थान की बात करते हैं, राजस्थान में आपको सन जो है, जो सूरज है, उसकी जो लाइट है बहुत ज़्यादा मिलेगी, विंड एनर्जी आपको मिलेगी, लेकिन आपको वहाँ पर वाटर रिसोर्स नहीं मिलेंगे। तो इस चीज़ से हम लोग क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि
हमारे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग रिसोर्सेज हैं। एक जगह रिसोर्सेज आपको नहीं मिलते हैं, कुछ रिसोर्सेज कहीं पर ज़्यादा हैं तो कुछ रिसोर्सेज कहीं पर कम हैं। तो इस तरीके से हमारे देश में डाइवर्सिटी होने के साथ साथ आपको रिसोर्सेज की भी डाइवर्सिटी मिलती है। तो इन्हीं डाइवर्सिटीज़ का यूज़ करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की ज़रूरत पड़ती है, मतलब हमें नियोजन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कि इन सभी रिसोर्सेज का यूज़ हम लोग अपने पूरे देश के डेवलपमेंट मतलब कि विकास में कर सकें। बस यही है आपका संसाधन नियोजन मतलब कि रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे है आपका रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, कि जो हमारा देश है, जो हमारा भारत है, उसमें भारत में संसाधन नियोजन किस तरीके से किया जाता है। देखो ये वही चीज़ आपको जो मैंने बता दी है कि पहले आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है ना, फिर सर्वे करेंगे, फिर प्लानिंग करेंगे, फिर आपकी संसाधन यूज़ करेंगे, टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे। वही बात सेम चीज़ आपको यहाँ पर ये दे रखी है। आगे चलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि कंजर्वेशन रिसोर्सेज का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि हम लोग के पास संसाधन तो हैं, अब हमें उनको बचाना भी तो है ना। तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि रिसोर्सेज होने का मतलब ये नहीं कि हम उसको अंधाधुंध यूज़ करते रहें, क्योंकि अंधाधुंध यूज़ करने पर हमें ही नुकसान हो रहा है। तो उसको कंजर्व करना है, तो उसको कंजर्व का मतलब क्या हो, संरक्षण किस तरीके से यहाँ पर ये करना है। ठीक है ना। तो रिसोर्सेज जो होते हैं, बिल्कुल सही बात है, वाइटल हैं, बहुत ज़्यादा विकास में एक भूमिका निभाते हैं, बहुत ज़्यादा हमारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में ये एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। ठीक है, तो उनको यूज़ करना, ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना, वो हमारे लिए गलत बात हो जाती है। तो उनका ओवर यूटिलाइजेशन करना वो हमारे लिए इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है, सोशो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में वो हेल्प नहीं करते हैं, बल्कि उल्टा वो आपको उल्टा गड्ढे में ही धकेलते हैं, जो आपको मैं पहले समझा चुकी हूँ। चलिए आगे चलते हैं। यही बात आपको पता है कि यहाँ पर गांधी जी ने क्या बोला था कि देयर इज़ अ इनफ, ठीक है, देयर इज़ अ इनफ फॉर एवरीबडी नीड, नॉट फॉर एवरीबडी ग्रीड। देखिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने क्या बोला कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता, ठीक है, ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ कि आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, ठीक है, हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए तो संसाधन हैं, लेकिन उसके लालच, ठीक है, उसके लालच की संतुष्टि के लिए हमारे पास पर्याप्त संसाधन नहीं है। जहाँ पर भी लालच आ जाता है ना, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन आप कर रहे हैं, आप अंधाधुंध यूज़ कर रहे हैं। गांधी जी ने यही बोला है कि हमारे पास आवश्यकता पूर्ति के लिए संसाधन है, लेकिन उस व्यक्ति के लालच को पूर्ति करने के लिए संसाधन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अगर हम आगे बात करें तो ये देखिए हमने सारा आपको पढ़ा दिया है, यहाँ पर सेम चीज़ बोली गई है। अब हम आगे चलते हैं लैंड रिसोर्सेज पर। लैंड रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना, लैंड रिसोर्सेज, अब यह है लैंड। अब देखिए जो लैंड है, जो हमारी भूमि है, वो भी क्या है, वो भी एक रिसोर्स है, ठीक है, वो भी एक संसाधन है। तो उसी के बारे हम लोग पढ़ेंगे। लैंड रिसोर्स का मतलब क्या होगा आपका, भू संसाधन। अब हम बात करते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए जो लैंड है, रिसोर्सेज का क्या, हम लोग भी अपने जो भूमि है उसका भी यूज़ हमें करना चाहिए, एक लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि जो हमारा भूमि है वो भी एक प्राकृतिक संसाधन है, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब जो भूमि है तो आपको भूमि का हम उपयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कि वहीं पर वेजिटेशन भी होती है, वनस्पति मिलती है, वाइल्ड लाइफ है, ह्यूमन लाइफ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो भूमि पर ही होती हैं। अब जो हमारी भूमि है, जो लैंड है, इज़ एन एसेट ऑफ द फाइनाइट मैग्नीट्यूड। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो भूमि है वो भी लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है, मतलब कि वो फाइनाइट है। ऐसा नहीं है कि वो आपको लिमिटलेस मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए हम लोगों को जो भूमि है उसका जो उपयोग करना है वो भी हमें एक योजनाबद्ध तरीके से करना चाहिए, क्योंकि वो लिमिटेड है हमारे लिए। ठीक है ना, तो लिमिटेड है। अब आगे देखते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे ही भारत में, हमारे इंडिया में अगर बात करें तो भूमि प्लेन्स हो गए आपके, ठीक है, जैसे प्लेन्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए। इस तरीके से अगर हम बात करें, मतलब कि जो मैदान हैं आपके, पर्वत हैं और पठार हैं। इंडिया में बात करें तो लगभग आपके 43% वो आपके मैदान मिलते हैं, ठीक है, 27% आपको प्लेट्यू मिलेगा हमारे पूरे इंडिया के भूमि पर,
पूरे लैंड पर, और 30% आपको मिलेंगे पर्वत। ये जो क्वेश्चन है, ये जो परसेंटेज है आपसे ये पूछ ली जाती है, ये एनसीईआरटी में आपको ये दे रखी है। वहीं पर अगर एग्जाम आपको मैं थोड़ा बना के दिखाऊं, थोड़ा डायग्राम से आपको एलेबोरेट करूं, तो ये देखिए कि यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका हो गया प्लेन एरिया, ठीक है, ये आपका हो गया प्लेन एरिया। तो ये जो प्लेन एरिया है लगभग आपका 43% है हमारे भारत में। वहीं पर आपका जो माउंटेनस एरिया है, वो जो माउंटेनस एरिया है मतलब कि जो पर्वत का जो इलाका है वो 30% मिलेगा हमारे इंडिया में। वहीं पर आपको पठार जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 27%। तो ये जो परसेंटेज है ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे भारत में। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया, वही चीज़ जो आपको मैंने डायग्राम से बताई है वही चीज़ आपको यहाँ पर इन लोगों ने लिख कर दे दी है। अब हम बात करते हैं लैंड यूटिलाइजेशन की, ठीक है। हम लोगों ने भू संसाधन पढ़ लिया, मतलब कि लैंड एज अ रिसोर्स पढ़ लिया कि हमारा जो भूमि है वो भी एक संसाधन है। अब हम बोलेंगे अब उस भूमि का उपयोग भी तो हमें करना पड़ेगा ना, तो वह है भू उपयोग, मतलब कि लैंड यूटिलाइजेशन। जो हमारी जो भूमि है वो हम लोग किस किस पर्पस के लिए, किस किस उद्देश्यों के लिए यूज़ करते हैं। देखो पहला क्या है, भूमि पर आपको फॉरेस्ट मिलते हैं, मतलब कि वन मिलते हैं, सिंपल सी बात है। अब कुछ ऐसी भूमि होती है जो कि हमारे खेती योग्य नहीं होती है, लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, मतलब कि ऐसी भूमि जो कि खेती योग्य नहीं है। अब वो कौन सी हो सकती है, वो हो सकती है आपकी बंजर भूमि, मतलब कि जो बैरन और वेस्ट लैंड है, या फिर दूसरा आपका हो सकता है ऐसी भूमि जो कि एग्रीकल्चर के लिए यूज़ नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी जगहों पर आपके रोड निकल गए हैं, बिल्डिंग्स बन गई हैं, ठीक है ना, बिल्डिंग्स बन गई, इमारतें बन गई हैं, बहुत सी जगहों पर आपको उद्योग खुल गए हैं। तो उन जगहों पर, उन लैंड पर, उन भूमि पर हम लोग का जो यूज़ नहीं कर सकते हैं अपनी खेती के लिए। तो एक चीज़ वो हो गई। तो हम लोग लैंड नॉट अवेलेबल फॉर द कल्टीवेशन, कौन सा, बैरन मतलब कि बंजर लैंड हो गया। दूसरा वो लैंड जहाँ पे कि बिल्डिंग्स, रोड्स एंड फैक्ट्रीज बन गई है, उसको हम लोग खेती योग्य वो नहीं बची है। तीसरा आपका अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, इसके अतिरिक्त ऐसे और कौन से भूमि है जो कि कृषि योग्य नहीं है। दूसरा आपका परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड, मतलब कि स्थायी चारागाह और अन्य भूमि गोचर, कि ऐसा एरिया, ऐसा भूमि जहाँ पर कि घास से भरे हुए मैदान है और वहाँ पे जो आपके पशु हैं वो आके चरते हैं, तो वो आपका हो गया परमानेंट पास्चर या ग्रेजिंग लैंड हो गया। अब है लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स, मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स या फिर ग्रुप्स की हम बात कर रहे हैं कि ऐसे आपने खुद ने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे एरिया होते हैं, ऐसे बहुत सारे जगह होती हैं जहाँ पर कि अपने आप ही पेड़ उगने लग जाते हैं। कोई उसकी रखवाली नहीं करता है, कोई उसमें बीज नहीं डालता है, लेकिन अपने आप ही मिसलेनियस तरीके से वहाँ पर पेड़ उग जाते हैं, तो वो एरिया हो गया आपका। फिर आपका आता है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। ये क्या है कि ऐसा एरिया, ऐसा लैंड, ऐसी भूमि जिसको कि 5 साल से ज़्यादा जहाँ पर कि खेती करी ही नहीं गई है, उसको हम बोलते हैं कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पर फैलो लैंड। फैलो लैंड का मतलब क्या हो गया, परती भूमि। फैलो लैंड क्या है, आपकी परती भूमि है। तो इसमें आपको डिवाइड करा गया है करंट फैलो में या फिर अदर करंट फैलो में। करंट फैलो का मतलब क्या, वर्तमान परती, अभी फिलहाल में जो परती है, परती भूमि, वो क्या होती है, वो ऐसा एरिया, वो ऐसा लैंड जहाँ पर कि ऐसा लैंड है जहाँ पर कि जो कृषि है, जो आपकी खेती है, वो 1 वर्ष या उससे कम समय से नहीं करी गई है। लगभग 1 साल से वहाँ पे खेती नहीं करी गई है। ऐसा एरिया जहाँ पर कि 1 साल से खेती नहीं करी गई है, उसको हम बोलेंगे करंट फैलो। फिर है आपका अदर देन करंट फैलो, मतलब कि उसके अलावा और कुछ एरिया है, वो ऐसा एरिया जहाँ पर कि 1 से 5 वर्ष तक खेती ना करी गई हो, 1 से लेकर 5 वर्ष तक खेती नहीं करी गई है, उसको हम बोलते हैं अदर देन करंट फैलो, मतलब कि वर्तमान परती भूमि के अतिरिक्त जो अन्य परती भूमि है। और जो हमारी कल्चरेबल वेस्ट लैंड थी, वो एरिया था जहाँ पर कि 5 साल से ज़्यादा में खेती नहीं करी गई है, लेकिन अदर देन करंट फैलो एरिया वो है जहाँ पे कि 1 से लेकर 5 साल तक खेती नहीं करी गई है। फिर है आपका नेट सोन एरिया, ठीक है। नेट सोन एरिया का मतलब क्या, आपका शुद्ध नीवल बोया गया क्षेत्र।
शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र की यहाँ पे बात हो रही है। अब देखो नेट सोन एरिया क्या है, जैसे कि आप मान लिया आपका यहाँ पे 10 हेक्टेयर का आपका खेत है। अब उस 10 हेक्टेयर का जो खेत है यहाँ पर आपने एक क्रॉप उगाई है, मतलब कि एक फसल उगाई है, तो क्या हुआ, नेट सोन आपका एरिया हो गया कि यहाँ पे फसल उगाई भी और काट भी ली, तो ये आपका हो गया नेट सोन एरिया। वहीं पर आपका आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अब ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है कि देखिए यहाँ पे आपका 10 हेक्टेयर तो आपका ज़मीन थी, लेकिन आपने एक क्रॉप ना उगाकर, एक फसल ना उगा के आपने साल में 3 फसलें उगा ली। कितनी उगा ली, 3 फसलें उगा ली, तो 10 × 3, तो ये आपका हो गया 30 ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कि हमने साल में 3 फसलें उगाई हैं, 3 फसलें उगाई हैं, 10 हेक्टेयर पे उगाई हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ये आ जाएगा। कितना आएगा, 30 हेक्टेयर आपका लगभग आ जाएगा। लेकिन अगर नेट सोन एरिया की बात करते हैं जहाँ पर कि हम लोगों ने एक ही फसल उगाई है एक साल में, तो ये आपका हो गया नेट सोन एरिया उगाई और काट ली। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात कर ली, किसकी बात कर ली, लैंड यूटिलाइजेशन की, मतलब कि भू उपयोग की हम लोगों ने यहाँ पर ये बात कर ली है कि जो हमारा लैंड है वो किस किस तरीके से हम उसका यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब है लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, मतलब कि भारत में जो आपका जो भूमि है वो किस किस तरीके से यूज़ करी जा रही है। अब ये देखिए कि जो लैंड है आपका, जो लैंड का जो प्रयोग हो रहा है वो फिज़िकली, ठीक है, फिज़िकल फैक्टर से, जैसे कि टोपोग्राफी क्या है, वहाँ का क्लाइमेट क्या है, पर्यावरण क्या है, किस तरीके की मिट्टी पाई जाती है, साथ में ह्यूमन फैक्टर जैसे कि पॉपुलेशन कितनी है, उनका घनत्व कितना है, डेंसिटी कितनी है, कौन सी आपने औद्योगिकी यूज़ कर रहे हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके का कल्चर या फिर ट्रेडिशन वहाँ पर है, इन सभी का जो फैक्टर है, इन सभी का जो फैक्टर है वो आपका लैंड यूज़ पैटर्न में इफ़ेक्ट करता है कि किस तरीके से हम लोग लैंड यूज़ करेंगे भारत में। चलिए, मतलब भारत में भू उपयोग प्रारूप की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, ये सेम चीज़ जो आपने इंग्लिश में पढ़ी है ये चीज़ आपको हिंदी में हम लोगों ने यहाँ पे ये अवेलेबल करवा दी है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेम चीज़ है, कृषि के लिए वन में यूज़ करेंगे, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि क्या होगी, ठीक है, अयोग्य भूमि कौन सी होती है, प्रति भूमि कौन सी होती है, ये सभी हिंदी में यहाँ पर ये आपके लिए अवेलेबल है। अच्छा, अगर इससे पहले जाने से बाहर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक डायग्राम है, यहाँ पर एक चार्ट है जहाँ पर कि ये बताया गया है कि ये जो चार्ट है आपको 1960 का है, 1960 से लेकर 61 का है, और दूसरा जो आपका पाई चार्ट है ये 2014 और 15 की बात है। तो यहाँ पर बोला है जो फॉरेस्ट है, जो आपके वन है, ठीक है, जो आपके वन है पहले 18% थे, लेकिन अब वो बढ़कर हो गए हैं 23%। अच्छी बात है। फिर आपका बैरन और अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, मतलब जो आपकी जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि आपकी पहले 12% थी, लेकिन अब वो 5% हो गई। ये भी अच्छी बात है कि बंजर भूमि कम हो गई है, मतलब कि उस बंजर भूमि में हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसको हम लोगों ने यूज़ में प्रयोग में लेकर आ गए हैं, एग्रीकल्चर या फिर कृषि योग्य हमने उसको बना दिया है। फिर आपका एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़, अभी देखिए एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज़ जो कि आपका 4.95% था, लेकिन वो बढ़कर हो गया 8.7%, ये बढ़ गया है। यहाँ पर कितना बढ़ गया है, 8.75%। ठीक है, अब उसका मोटा अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नेट सोन एरिया की बात करते हैं। ठीक है, नेट सोन एरिया जो आपका 45.2526% था, वो बढ़कर हमारा 45.5% हो गया है। ठीक है, अब ये कैसे हो गया, अब ये देखिए यहाँ पर जो भी हम लोगों ने जितना भी एरिया है, जैसे कि परमानेंट पास्चर का ग्रेजिंग लैंड थोड़ा कम हो गया है, तो इन सभी का यूज़ करके या फिर हमने अपनी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपना जो नेट सोन एरिया है, ठीक है, नेट सोन एरिया मतलब क्या, आपका जो निवल बोया गया क्षेत्र है उसको हम लोगों ने बढ़ा लिया है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन के बढ़ते हुए, जनसंख्या के बढ़ते हुए हमें एक लैंड, हमें भी एक जो आपका भूमि है वो भी हमें ज़्यादा चाहिए, जिसमें कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृषि कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्रॉप्स उगा सकें, फसलें उगा सकें, जिससे कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जनसंख्या है, उसका पेट हम भर सकें। चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा वो आगे जो देखो यही वही टॉपिक है कि लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया, जो भारत में जो है वो किस तरीके से हम लोग इंडिया में लैंड यूज़ को कर रहे हैं, लैंड पैटर्न का यूज़ कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए जो आपको मैंने डायग्राम में ऊपर समझाया है, पाई चार्ट में समझाया है, वही चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अभी देखिए अगर हम बात करें, अपना टोटल जोग्राफिकल एरिया जो भारत का है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन इसके
केवल 93% एरिया पर ही जो लैंड है, जोग्राफिकल एरिया है, जो कि हमारे लैंड यूज़ में आता है, जो कि हमारे कृषि योग्य है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि आसाम को छोड़कर, ठीक है, किसको छोड़ के? आसाम को छोड़ के जो भी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर रिपोर्टिंग नहीं करी गई कि किस तरीके से लैंड यूज़ करा जाता है, किस तरीके से भूमि का प्रयोग करा जाता है। साथ में जो आपका पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है या फिर चाइना से जो लगे सटे इलाके हैं, उनको भी हम लोगों ने अभी तक रिपोर्ट नहीं करा गया है कि वहाँ का जो लैंड है, वहाँ की जो भूमि है, किस तरीके से प्रयोग में लाई जाती है। इसीलिए जो हमारा पूरा भारत का जो जितना भी टोटल लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, उसका केवल 93% ही आपका जो लैंड है, भूमि है, उसको प्रयोग में लाया जाता है। चलिए, अब यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारा जो पास्चर लैंड है, जो कि आपका जो परमानेंट जो पास्चर लैंड है, उसमें वो डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, वो डिक्रीज़ हुआ मतलब कि उसमें कमी आई है। अब पास्चर लैंड में कमी आई है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे जो पशु हैं, जो हमारे एनिमल हैं, अब वो घास खाने कहाँ जाएंगे, ठीक है, मतलब उनका चारा कहाँ से मिलेगा, चारा कहाँ से मिलेगा? ये तो बड़ी चिंता की बात है। ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर हमारा पास्चर लैंड कम हुआ है तो जो हम चारा हैं वो हम आर्टिफिशियल तरीके से साइंस का यूज़ करते हुए उनको चारा खिला रहे हैं। चलिए, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के अकॉर्डिंग जो हमारे वन जो होना चाहिए, जो हमारे जो फॉरेस्ट एरिया जो होना चाहिए, वो 33% होना चाहिए। ये बात ये बोली गई है। चलिए आगे चलते हैं। वही चीज़ सेम आपकी हिंदी में लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, सेम बात है। अब हम पढ़ते हैं लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। अब हम लोगों ने भूमि के बारे में तो बहुत कुछ पढ़ लिया। अब हमें जो हमारी भूमि है उसका जो निम्नीकरण है, ठीक है, या फिर कुछ संरक्षण के उपाय भी तो बहुत कुछ होने चाहिए ना। हाँ ठीक है, हम क्योंकि हमारा जो भूमि जो है वो भी एक रिसोर्स है, वो भी एक संसाधन है, तो उसके लिए हमें उपाय करने चाहिए। पहले हमें देखना चाहिए कि क्यों जो हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो रही है, क्यों उसका निम्नीकरण हो रहा है। तो अगर हम बात करते हैं तो पहला इसका जो कारण है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या हुआ कि पेड़ों की कटाई, एक बड़े स्तर पर पेड़ों की कटाई करी जा रही है, ओवर ग्रेजिंग करी जा रही है। ओवर ग्रेजिंग का मतलब क्या है? जो हमारे जो पशु हैं उनको अधिक मात्रा में उनको ओवर ग्रेजिंग कराई जा रही है। अब ओवर ग्रेजिंग से प्रॉब्लम क्या है कि जब ओवर ग्रेजिंग, जो भी पशु जो होते हैं, जब वो ग्रेज करते हैं, जब वो चारा खाते हैं, तो वो जो उनकी जो घास होती है या फिर कोई भी पेड़ होता है उसको जड़ से निकाल लेते हैं, ठीक है, खींच के बाहर निकाल लेते हैं। उससे क्या होता है, क्योंकि वो जो पशु, उनको तो पता ही नहीं कैसे खाना है, कैसे नहीं खाना, तो वो जड़ से निकाल लेते हैं। जड़ से निकालने के बाद जो आपकी जो सॉइल होती है, मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है ना, वो एकदम लूज़ हो जाती है, ठीक है, वो लूज़ हो जाती है। और उससे क्या होता है कि जो मिट्टी की जो परत है वो उड़ के कहीं और उसका सॉइल इरोजन हो जाता है। और उससे क्या होता है कि जो उसकी जो फर्टिलिटी है, उपजाऊपन है वो मिट्टी का, वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए क्या हुआ, वहाँ पर लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, लैंड का निम्नीकरण हो जाता है। वहीं पर माइनिंग और क्वेरिंग, जो माइनिंग है आपकी, जो आप जो भी मेटल निकाल रहे हैं, कोयला निकाल रहे हैं, कुछ भी निकाल रहे हैं, उसको यूज़ करने में आपकी माइनिंग होती है, तो उससे भी जो हमारा जो भूमि है उसको बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो ये सारे के सारे जो जितने भी फैक्टर हैं, ये हमारे लैंड डिग्रेडेशन में एक सिग्निफिकेंट रोल निभाते हैं ख़राब करने में। अब है आपका माइनिंग साइट। अब देखो, अब माइनिंग कैसे, जो माइन जब आप कर लेते हैं, जब खनन कर लेते हैं, खनन करने के बाद उन साइट्स को, उन जो एरिया जो है, आप उनको वैसे ही खुला छोड़ देते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें कि अब उनको सही कैसे करा जाए, हमने उनके डिग्रेडेशन तो पढ़ लिया, निम्नीकरण तो पढ़ लिया, तो हम कैसे बोले आपको सही कैसे करा जाए? सिंपल सी बात है, जब आपका जो खराब, आपका लैंड भूमि जो खराब हो रही है वो आपका कटाई से हो रही है, डिफॉरेस्टेशन से हो रही है। सिंपल सी बात है, अफॉरेस्टेशन कर दो कि पेड़ लगा दो, सिंपल बात है, कुछ नहीं करना, ठीक है। माइनिंग है, माइनिंग से खराब हो तो उसको ढक दो उन चीज़ों को, ठीक है। ग्रेजिंग से हो रही तो मैनेजमेंट तरीका ग्रेजिंग करो, कि उन पशुओं को मैनेजमेंट तरीके से ग्रेजिंग करो, जो कि कुछ ना कुछ तरीके से हेल्प करेगा। फिर तीसरा आपका प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट्स इन द प्लांट्स। अब ये देखिए, यहाँ पर कोई एरिया है, प्लांटिंग द शेल्टर बेल्ट्स की क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पर उसके कोने पर जहाँ पर भी आपकी खेती हो रही है या फिर कुछ भी लैंड है, तो साइड में आप पेड़ लगा दो, ठीक है, जिससे कि अगर हवाएं भी चलकर आएंगी तो इन पेड़ों से क्या होगा कि ये पेड़ इन हवाओं को रोक लेंगी, और जो भी आपका जो भूमि है, जिसकी जो मिट्टी है, उसको डिग्रेड होने से ये बचा लेंगी।
ये बात बोला गया है। स्टेबलाइजेशन सैंड ड्यून्स बाय द ग्रोइंग द थ्रोनी बुशेस, यहाँ बोला है कि जो भी आपका जो रेतीला जो एरिया है, ठीक है, जो रेतीला एरिया है वहाँ पर आपको थ्रोनी बुशेस उगा देनी है। थ्रोनी बुशेस उगाने का मतलब क्या है कि आप इस तरीके की झाड़ियाँ उगाएं, कांटेदार झाड़ियाँ उगाएं जिनकी जो जड़ें हैं बहुत नीचे तक जाती हैं। अब वो नीचे तक जाती हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वो मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, ठीक है, मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। अब उससे क्या होगा कि मिट्टी को होल्ड करके इन्होंने रखा है, तो कोई भी हवा आएगी, पानी आएगा, तो उससे हमारी जो मिट्टी है उसको नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट था कि हमने अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, अपना भूमि एज ए संसाधन पढ़ लिया है, भूमि लैंड एज ए रिसोर्सेज पढ़ लिया, उसके हम लोगों ने किस किस तरीके से डेवलपमेंट करना है उसका, ठीक है, क्या यूटिलाइजेशन करना है, सारा हमने पढ़ लिया। और साथ में हमें ये भी पढ़ना है कि भूमि को, लैंड को किस तरीके से हम लोग को बचाना है। अब हम पढ़ते हैं सॉइल एज ए रिसोर्स। सॉइल एज ए रिसोर्स का मतलब क्या है, जो हमारी मृदा है वो भी एक संसाधन है हमारे लिए, ठीक है, मृदा भी क्या है, वो भी एक संसाधन है। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी ये आती है, जो हमारी मृदा है वो क्या है, एक रिसोर्स है, ये हमने पढ़ लिया। साथ में एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है कि वो क्या है, नवीकरणीय नेचुरल प्राकृतिक संसाधन है। अब इन रिन्यूएबल कैसे, सिंपल सी बात है कि जो हमारी जब नदियाँ आती हैं, है ना, नदियाँ आती हैं, साथ में मिट्टी लेकर आती हैं, तो बाबा मिट्टी को जमा करती हैं, ठीक है, मिट्टी को जमा कर दी, या फिर हवाओं से मिट्टी का इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना, तो भी रिन्यूएबल हो गया। तो इस तरीके जो हमारी मिट्टी है वो भी एक रिन्यूएबल संसाधन ये होती है। अब जो मिट्टी जो होती है हमारी, वो एक दिन में नहीं बनती है। अब एक दिन में ना बन के उसको मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है ना, क्या लग जाते हैं, मिलियंस ऑफ द ईयर्स लग जाते हैं। और यही मिट्टी हमारा जो वेजिटेशन होता है, जो भी प्लांट ग्रोथ है, ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव जंतु हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारी जो फसलें हैं, उन सभी को सपोर्ट करती है। अगर मिट्टी ना हो, वो हमारे सपोर्ट सिस्टम, अगर मिट्टी नहीं होगी तो कोई भी पेड़ पौधा नहीं उगेगा, नामुमकिन सा हो जाता है। लेकिन आजकल जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो विदाउट मिट्टी भी बहुत सारे क्रॉप्स उगा रही हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो हमारी मिट्टी में ही सारे पौधे उगते हैं, फसलें उगती हैं, किसान उगाते हैं, जो कि हमारी प्लेट तक आते हैं। तो यही बात है कि मिट्टी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मिट्टी का डायग्राम अगर हम लोग देखते हैं तो मिट्टी में देखिए सबसे पहले क्या होता है कि अनवेदर्ड पेरेंट रॉक होता है, ठीक है। अनवेदर्ड पेरेंट का मतलब क्या है कि अपक्षीय रहित धारी चट्टानें। पहले क्या होगी, मोटी मोटी चट्टानें होंगी, अब ये क्या होगा, पानी की सहायता से या फिर हवा की सहायता से ये चट्टानें टूटेंगी, ठीक है, छोटा रूप लेंगी। छोटा रूप लेने के बाद उसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेटम वेदर्ड पेरेंट रॉक, मतलब कि अधस्तरीय अपक्षीय आधारित चट्टानें। फिर उसके बाद और इनमें टूट फूट होगी, तो फिर उसमें और फाइन मिट्टी आपको मिलेगी, उसको हम बोलेंगे सबसॉइल वेदर्ड रॉक एंड सबसॉइल वेदर्ड रॉक सैंड एंड सिल्ट क्ले, मतलब कि उप मृदा अपक्षीय चट्टानें, बालू, गाद या मृत्तिका। उसके बाद आपका आता है और फाइन मिट्टी होती है, जिसमें कि और फाइन मिट्टी बन जाती है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं टॉप सॉइल, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग अपने पेड़ पौधे उगाते हैं, मतलब कि ऊपरी स्वतंत्र का मृदा, ठीक है, टॉप सॉइल हमारी ये हो जाती है। जो कि अब हम आपको प्रोसेस समझा दिया है कि पहले पूरी चट्टानें हैं, वो थोड़ी और टूटी, फिर थोड़ी और टूटी, फिर और टूटी, तो फाइन, एकदम फाइन आपका लेयर आती है, वो आपकी टॉप सॉइल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको समझ में आ चुका है कि किस तरीके से मिट्टी बनती है। आगे चलते हैं, हमने मिट्टी पढ़ ली है। अब देखो सेम चीज़ वही हिंदी में है आपके लिए, सभी बच्चों के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे कि अब ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स, कि हम लोग मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि जो मृदा है वो किस तरीके से क्लासीफाई करी जाती है। जैसे कि एल्यूवल सॉइल होती है आपकी, काली मिट्टी होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, लाल मिट्टी होती है, उन्हीं सब के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो आपका जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से आपके लिए जो आपके MCQs होते हैं इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे एल्यूवल सॉइल। एल्यूवल सॉइल को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। कौन सी मृदा बोलते हैं, जलोढ़ मृदा। अभी जो आपकी मृदा है, जलोढ़ मृदा है, एल्यूवल सॉइल है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि यह आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है। नॉर्दर्न प्लेन्स मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में मिलती है, मतलब कि उत्तरी मैदान में मिलती है। जो हमारा देश है, जो हमारा भारत है, ठीक है, जो हमारा भारत है उसका जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको ज़्यादातर मैक्सिमम रूप से आपको ये मृदा मिलती है। और कहाँ मिलेगी, अब देखिए अब कैसे मिलती है, जो आपका इंडस रिवर है, जबकि गंगा रिवर, जबकि
ब्रह्मपुत्र रिवर मतलब इंडस हो गया आपका, गंगा हो गया और जो ब्रह्मपुत्र है, इन नदियों से लाए गए जो भी मिट्टी होती है, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, अभी जो नदियाँ हैं ये मिट्टी आपकी लेकर आ रही है, ठीक है। गंगा है लेकर आ रही है, ठीक है। आपका जो ब्रह्मपुत्र है, ये जो मिट्टी लेकर आ रही है वो यहाँ पर आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में डिपॉजिट कर देती है। तो इसी चीज़ से आपको क्या बनता है, यह आपका एलुवियल सॉइल बन जाता है। दूसरा आपको मिलती है ये मृदा आपको मिलेगी या जो मिट्टी आपको मिलेगी, ये आपको मिलेगी महानदी गोदावरी कृष्णा। देखो महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी के डेल्टा ये जो बनाते हैं, यहाँ पर इस वाले इलाके में आपको ये एलुवियल सॉइल बहुत बहुत ज़्यादा मिलती है। अब देखिए, अब एलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मिट्टी है, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन जो होता है आपकी क्रॉप्स का, आपकी जो फसलों का जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा भरमार में होता है। तब इसी वजह से यहाँ पर बहुत सारा आपको प्रोडक्शन मिल रहा है, फसलें आपको मिल रही हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो डेंसिटी जो होती है, जो आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी है, जो घनत्व है आपकी जनसंख्या के, बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता है इन मृदाओं के आसपास। ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो गया। फिर अब हम देखते हैं कि आगे पढ़ते हैं। आगे यहाँ पर क्या पढ़ा हुआ, क्या लिखा हुआ है, देखो सेम चीज़ वही लिखी हुई जो आपको मैंने बताई है। हाँ, एक आपका इंपॉर्टेंट आता है, आपका एक आता है भांगर और एक आता है खदार। अब जो आपकी एलुवियल सॉइल है उसकी जो एज है, जो उसकी जो उम्र है, उसके हिसाब से डिवाइड करा गया है। किस में डिवाइड करा गया है, भांगर में और खादर में। भांगर मतलब ओल्ड एलुवियल सॉइल, आपकी पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसको हम भांगर बोलते हैं। जो खादर है वो आपकी होगी नई। अब इसको कैसे समझें, इसको समझ लेते हैं। अब देखिए, जैसे हमारी नदी जा रही है यहाँ पे, है ना, नदी जा रही है, साथ में आपका सिल्ट लेकर जा रही है, बार बार आके यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। तो यहाँ पर वो एरिया हो गया आपका, ये होगा आपका खादर वाला, कि नया नया लाकर जब बाढ़ आती है उसमें से पानी निकलता है, फैल जाती है नदी पूरी, तो यहाँ पर जो है नई मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, तो उसको हम बोलेंगे खादर वाला एरिया। लेकिन जो उससे बड़ा दूर का जो एरिया है, वहाँ पर जो मिट्टी पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे ओल्ड एलुवियल सॉइल, मतलब कि जो भांगर है उसको हम बोलेंगे भांगर। अब देखो भांगर कैसे, जैसे भंगार होता है, किसी किसी लैंग्वेज में भंगार मतलब क्या, कबाड़ा जो हो गया, वो पुराना जो हो गया, तो हम इस ऐसे यूज़ कर लेंगे यहाँ पर कि भांगर मतलब कि भांगर का मतलब क्या, भंगार मतलब कि ओल्ड एलुवियल सॉइल है। वहीं जो खादर है वो नई एलुवियल सॉइल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। फिर है नेक्स्ट है, अब देखिए हमने भांगर और खादर तो पढ़ लिया। अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन से इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इस मिट्टी के बारे में बोलें, सबसे पहली बात है ज़्यादा फर्टाइल होती है, बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, और इसके अंदर आपको पोटाश, फॉस्फोरिक और लाइम ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब इन्हीं की वजह से इस मिट्टी में जो आपका गन्ना होता है, चावल है, शुगर केन है, पैडी है, वीट है, गेहूँ है, दालें हैं, ये भरपूर मात्रा में इनका प्रोडक्शन यहाँ पर ये हो जाता है। चलिए, यहाँ पे हमारी एलुवियल सॉइल खत्म हो गई है। फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं यहाँ पे आपकी ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर काली मृदा, जो काली मिट्टी होती है ना, आपने देखा काली मिट्टी जो होती है मतलब कि जिसको हम रेगूर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेगूर सॉइल। इंपॉर्टेंट है, 1000 बार पेपर में आपसे पूछा गया है कि जो रेगूर सॉइल है, रेगर सॉइल है, उसका दूसरा नाम क्या है, वो है ब्लैक सॉइल। अभी जो ब्लैक सॉइल है आपकी, ये आती कैसे, अब देखिए, जो भी लावा है, ठीक है, जब आपका ज्वालामुखी फूटता है, अब जब आपका ज्वालामुखी फूट रहा है तो यहाँ से जो लावा निकलता है, ठीक है, इसमें से लावा निकला। अब लावा निकलने के बाद धीरे धीरे यही लावा आपका ठंडा हो जाता है। अब ठंडा हो जाने के बाद ये चट्टानों का रूप ले लेता है। अब यही चट्टानें धीरे धीरे क्या करेंगी, ये टूटेंगी आपस में, फिर और टूटेंगी और टूटेंगी और टूटेंगी। टूटने के बाद एक फाइन मिट्टी सी ये बन जाएगी, और उसी मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉइल, मतलब कि काली मृदा इसको बोलते हैं। अब इस काली मृदा में कौन सी ऐसी फसलें हैं जो आसानी से उगती हैं या फिर बहुत सपोर्ट करती हैं, तो वो फसल आपकी होगी कॉटन, मतलब जो रुई होती है ना, कॉटन होती है, वो बहुत अच्छे से यहाँ पर ही उगती है, ठीक है, ब्लैक सॉइल में ये उगती है। अगर हम बात करें कि ये का सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, कौन से इलाके में है, तो ये आपकी होती है महाराष्ट्र में, ठीक है, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, और गोदावरी और कृष्णा की जो घाटियाँ हैं, जो वैली हैं, वहाँ पर आपको ये मिट्टी देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो हम लोगों ने और आगे देख लेते हैं इस मृदा के बारे में, इस मिट्टी के बारे में और कुछ जान लेते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर क्या है कि ये जो आपकी ब्लैक सॉइल है, जो आपकी काली मिट्टी है, ये बहुत ही फाइन क्लेई मटेरियल से बनी हुई है, ठीक है ना।
क्ले मटेरियल से बनी हुई है। अब इसमें क्या होता है कि ये जो आपकी जो मिट्टी है ये कैपेसिटी है इसके पास मॉइस्चर को होल्ड करने की। किसको होल्ड करने की? यहाँ पर इसका नमी को धारण करने की इसकी बहुत ज़्यादा इसकी कैपेसिटी होती है। अगर हम इसके न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटाश और लाइम यहाँ पर आपको ये रिच मात्रा में मिलता है, मतलब कि भरपूर मात्रा में इस मिट्टी में मिलता है। अभी देखिए जो मिट्टी है किस तरीके से इसमें दरारें आ गई हैं। अभी देखिए जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है ना तो इस मिट्टी में क्या होता है कि दरारें आ जाती हैं। अब दरारें आने का मतलब क्या हुआ कि ये मिट्टी सूख गई है, इसमें अच्छी तरह से जो वायु है, जो आपकी जो आपका जो एयर है वो अच्छे से अंदर तक चली जाती है। लेकिन जैसे ही इसमें पानी की बूंदें पड़ती हैं वो इतनी तरीके से चिपचिपी हो जाती है कि इस पे हल चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये करैक्टरिस्टिक है ये आपकी ब्लैक सॉइल की। तो यहाँ पे जैसे ही बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो नेसेसरी आपके लिए हो जाता है, आवश्यक हो जाता है कि हम लोगों को तभी जुताई करनी पड़ती है, वरना यहाँ पर हल चलाना मुश्किल हो जाता है, हल एकदम स्टक हो जाता है यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये आपकी ब्लैक सॉइल की करैक्टरिस्टिक हो गई। आगे चलते हैं। ये हमारे देखो हिंदी में वो जो इंग्लिश मैंने आपको पढ़ा है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे हिंदी में मिल जाएगा। आगे चलते हैं। अब देखो आगे और आगे, हाँ एक मिनट, हाँ ये हमारी ब्लैक सॉइल ख़त्म हो गई है, मतलब कि काली मिट्टी ख़त्म हो गई है। अब है हमारी रेड सॉइल एंड येलो सॉइल, मतलब कि लाल और पीली मृदा के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहली बात ये डेवलप होती है। देखो मिट्टी आपको मैंने बताया कि कुछ ना कुछ इस तरीके के पैरेंट रॉक आपकी होनी चाहिए। ठीक है ना। कोई भी आपका एक तरीके का कोई भी चट्टानों से ही मिट्टी बनती है। तो जो रेड सॉइल है, अभी येलो सॉइल है, वो आपका इग्नियस रॉक से बनता है। ठीक है। इग्नियस रॉक का मतलब क्या हो गया? जो रवेदार जो आपकी आग्नेय चट्टान है, क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक से ये बनती है। अब ये पाई कहाँ जाती है? तो ये आपको मिलेगी दक्कन प्लेट्यू के साउथर्न पार्ट्स में मिलती है। ठीक है। साथ साथ में ये उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, और जो मिडिल गंगा का जो साउदर्न पार्ट है, मतलब दक्षिणी जो एरिया है वहाँ मिलती है। और पैडमाउंट ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो वेस्टर्न घाट जो है आपका, ठीक है, जो आपका पश्चिमी घाट में पहाड़ी के पद पर मिलती है। अब देखो ये पैडमाउंट क्या हो गया? अब देखिए जैसे कि ये आपका एरिया है, यहाँ पर जो पहाड़ का जो ये नीचे का जो एरिया जो होता है साइड में, जिसके पैर वाला जो एरिया होता है, जैसे हमारे पैर वाला एरिया है ऐसे पहाड़ के पैर वाला एरिया, तो पैडमाउंट का एरिया हो गया जो कि वेस्टर्न घाट में मिलती है। अब इंपॉर्टेंट बात है, हम इसको रेड सॉइल क्यों बोल रहे हैं, येलो सॉइल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो इसका जो कलर है, लाल कलर जो है इस मिट्टी का, वो किस लिए आता है कि यहाँ पे आयरन जो होता है, डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन द क्रिस्टलाइन या फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में। और साथ में येलो कलर क्या आता है? जब यही चीज़ में हाइड्रेटेड फॉर्म में आपको मिलती है तो इसका कलर येलो आ जाता है। फिर आपका लेटेराइट सॉइल है। ठीक है। मतलब जी लेटेराइट मृदा के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये जो मृदा है इसका जो नाम है, जो लेटेराइट है, वो लेटर वर्ड से लिया गया है, जिसका कि मतलब होता है ब्रिक। क्या मतलब होता है? ब्रिक होता है। ये आपको कहाँ पर मिलती है? कौन सा ऐसा जलवायु है जहाँ पर कि ये मिलती है? तो आपको ये मिलती है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, मतलब कि उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में ये आपको मिलती है, विद अल्टरनेटिव वेट एंड ड्राई सीजन। कि एकदम से क्या हुआ कि आर्द्र और शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने से, मतलब कि एकदम से एकदम आपकी ड्राई सीज़न था, तुरंत आपका वेट सीज़न आ गया, तुरंत वेट के बाद आपका ड्राई सीज़न आ गया। तो ऐसे कंडीशन में आपको लेटेराइट सॉइल देखने को मिल जाती है। ठीक है। अब ये देखें तो इसको देखें तो एसिडिक होती है ये। ठीक है। जो इसका pH है वो लगभग 6 के आसपास होता है। अब यहाँ पर क्या है कि डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिशन, यहाँ पर जिसके न्यूट्रिशन जो होते हैं ये ज़्यादा जो पोषक तत्व हैं उसमें ये कमी पाई जाती है। ठीक है। पोषक तत्व में ये कमी है। अब कहाँ कहाँ मिलती है? तो आपको मिलेगी महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, और सम पार्ट ऑफ द वेस्टर्न बंगाल में मिल जाती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट के रीजन में ये मिल जाती है। ठीक है। अब हमने मृदा तो पढ़ ली। अब इस मृदा पे किस तरीके के पेड़ उगते हैं? तो वो पेड़ आपके उगेंगे डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट आपको मिल जाते हैं, मतलब कि पर्णपाती और सदाबहार वन आपको मिल जाते हैं, जो कि रिच इन ह्यूमस ये होते हैं। ह्यूमस में ये जो मृदा है ये रिच होती है। चलिए आगे चलते हैं। अगर हम बात करें कि यहाँ पर कौन कौन से स्टेट में क्या क्या उगाया जाता है, तब देखिए कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में इस मृदा पर, लेटेराइट सॉइल पर टी उगाई जाती है, मतलब कि चाय का उत्पादन होता है। वहीं पर रेड लेटेराइट सॉइल जो तमिलनाडु की जो रेड लेटेराइट सॉइल है, आंध्र प्रदेश की, केरला के, वहाँ पर आपको काजू देखने को मिलते हैं।
चलिए यहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है। फिर आपकी मरुस्थलीय मृदा, मतलब कि एरिड सॉइल की बात कर रहे हैं, वो सॉइल जो कि आपको रेगिस्तान में मिलती है, मतलब कि मरुस्थलीय मृदा मिलती है। अब ये देखिए यहाँ पर अगर टेक्सचर की बात करें तो ये आपको रेड से लेकर ब्राउन कलर आपको मिल जाएगा इसका, ठीक है, लाल से लेकर भूरा रंग तक का होता है इसमें। अब यहाँ पर ये जो एरिया है एरिड सॉइल है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो सॉल्ट कंटेंट है इसका, ठीक है, मतलब ये लवणीय होती है, ठीक है, वेरी हाई, उसका जो सॉल्ट कंटेंट है बहुत ज़्यादा होता है। और कभी कभी क्या होता है कि इस मृदा में से, इस मिट्टी में से कॉमन सॉल्ट जो खाने वाला जो नमक होता है ना, वो भी ऑब्टेन कर लिया जाता है जब इसमें से पानी उड़ जाता है। अब देखो यहाँ पे एक सॉइल है, मृदा है, इसमें से पानी उड़ जाएगा, गर्मी है, अब पानी उड़ जाएगा, पीछे क्या रह जाएगा, नमक ही नमक रह जाएगा। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा नमक होता है इस मृदा में कि हम इस नमक को लेकर उसका प्रोडक्शन भी कर देते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। अगर लोअर होरिजोन ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय द कंकर, अभी जो सॉइल का जो लोअर, देखो सॉइल का हम लोगों ने देखा था यहाँ पर, है ना, हॉरिजॉन्टल इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखा था, क्लासिफिकेशन देखा था। यहाँ पर जो इसका लोअर जो इसका लोअर हॉरिजॉन है, वहाँ पे आपको कंकर मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं, मोटे मोटे पत्थर से मिल जाते हैं। अब क्यों मिल जाते हैं, बिकॉज इंक्रीजिंग द कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड, जैसे हम लोग नीचे नीचे जाते हैं ना सॉइल में, तो यहाँ पर जो कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है। अब कैल्शियम की मात्रा बढ़ने से क्या होता है, यहाँ पे जो ज़मीन है, नीचे का जो लोअर स्ट्रेटा है इसका, वो सख्त हो जाता है। अब सख्त होने से क्या होता है कि जो पानी जो होता है, ऊपर का सतह का जो पानी होता है, वो नीचे डीप में नहीं जा पाता, ठीक है ना। तो ये क्या हमारा एरिड सॉइल की यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक हो गई है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम इस सॉइल में, इस मृदा में अगर हम प्रॉपर इरिगेशन दें, अच्छे से इसकी सिंचाई करें, तो ये जो मृदा है ये हमारे कृषि योग्य बन सकती है। जैसे एग्जाम्पल क्या है, जबकि वेस्टर्न घाट में, ठीक है ना, इंदिरा गांधी कैनाल से क्या है, वेस्टर्न घाट राजस्थान में इंदिरा गांधी कैनाल का यूज़ करते हुए उस एरिया को उपजाऊ बनाया गया है, ठीक है। तो राजस्थान में क्या पाया जाता है, एरिड सॉइल पाई जाती है, जिसको कि हमने उपजाऊ बनाया है इंदिरा गांधी कैनाल से। चलिए, अब हमारी बस्ती है फॉरेस्ट सॉइल, ठीक है। कौन सी बस्ती है, ये बस्ती आपकी फॉरेस्ट सॉइल, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे वन मृदा। कौन सी है, मृदा। देखो वन मृदा का सिंपल सी बात है, फॉरेस्ट सॉइल है, तो हम अपने दिमाग से ही इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिंपल सी बात है, हिली में मिलेगी या फिर माउंटेनियस एरिया में मिलेगी, जहाँ पर कि सफिशेंट रेन होती है। अब रेन की वजह से क्या है, वहाँ पर आपको वन देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये जो सॉइल होती है ये लूमी है और सिल्टी है, ठीक है, लूमी है, सिल्टी है, कोर्स ग्रेन की आपको अपर स्लोप्स में मिल जाती है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए सेम चीज़ आपको यहाँ पर क्या है, ये दे रखी है आपको हिंदी में। अब देखिए यहाँ पे हिमालय में मिलती है, ठीक है ना, ये कहाँ पे मिलती है, हिमालय में मिल जाएगी। दीज सॉइल एक्सपीरियंस डेनुडेशन है, हिमालय में मिलेगी। यहाँ पर बार बार इस तरीके के स्लोप आपको मिलते हैं, तो इस जो डेनुडेशन इसका हो जाता है, एसिडिक होती है, लो ह्यूमस होता है इसके अंदर, ठीक है, रिवर टेरिस में आपको मिल जाती है। अब हमने बात कर ली यहाँ पर सॉइल की बात कर ली, मृदा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं कि इस मृदा का इरोजन भी तो होता है ना, कि मृदा अपरदन भी होता है। अब अपरदन हो रहा है तो साथ में को कंजर्वेशन भी हम लोग को करना पड़ेगा, ठीक है। अब मृदा इरोजन का मतलब क्या है कि उस मिट्टी का इरोजन होना, ठीक है, उस मिट्टी का बनने के बाद, चाहे वो इरोजन आपका वाटर से हो या फिर कोई एयर से, मतलब कि पानी से हो सकता है, और साथ में आपका ये पवन से भी हो सकता है कि मिट्टी यहाँ पर तो थी, इस एरिया में मिट्टी थी, लेकिन हवा ने उस मिट्टी को उड़ा उड़ा के कहीं और ले गई। अब वो कैसे ले गई, ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल है, क्योंकि जो मृदा है उसका जो टॉप सॉइल है, जो ऊपरी परत है, वो ढीली हो गई। अब वो ढीली क्यों हो गई, क्योंकि उससे पहले क्या था कि उस एरिया में, उस मृदा पे पेड़ थे, लेकिन हमने पेड़ को काट दिया। अब पेड़ की जड़ों ने क्या कर रखा था, उस मिट्टी को होल्ड करके रखा हुआ था, लेकिन पेड़ काटने के बाद क्या हुआ कि पेड़ बिल्कुल कट कर, जो मिट्टी जो थी होल्ड थी, जो पेड़ों ने पकड़ के रखी हुई थी, जकड़ के रखी हुई थी, वो पेड़ नहीं बचे हैं। वो मृदा जो है एकदम ढीली ढीली हो गई है, जिसको कि हवा जो है उड़ा के कहीं और ले गई है। अब देखो इतने मिलियंस ईयर्स में ये जो मृदा बनी थी, जो सॉइल बनी थी, अब वो कहीं और चली गई है, ठीक है ना, वो कहीं और चली गई। अब उसका मतलब क्या हुआ, जो पीछे जो रह गई, जो हमारी जो लैंड रह गया है, जिस पे भी मृदा थी, मिट्टी थी, वो अब बैरन बन गया है, एकदम बंजर बन गया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारे जो पेड़ होते हैं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारी एनवायरनमेंट के लिए और हमारे इकोलॉजी के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे इसी से क्वेश्चन आपके घुमा फिरा के पूछ लिए जाते हैं।
ठीक है, यही बात आपकी सारी बात यहीं पर लिखी हुई है, सेम बात ये लिखी हुई है। या फिर आपको हम पेड़ काट लिए, हमने ओवरग्रेजिंग कर ली, माइनिंग कर ली, ठीक है ना, बिल्डिंग्स बना दी, बहुत कुछ कर दिया, कंक्रीटाइजेशन कर दिया, ये सभी के सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे सॉइल इरोजन में, मृदा अपरदन में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। अब हमने बात तो ये कर ली। अब इसमें एक दो चीज़ आती है, आपका एक आता है गुलीज आता है, ठीक है ना, एक आपका एक टर्म आता है गुलीज आता है। गुलीज का मतलब क्या हुआ, ये भी एक तरीके की मृदा जो है अपरदन है। अब देखो यहाँ पे गुली इरोजन हो रहा है कि यहाँ पर मृदा थी, ये आपकी मिट्टी है, यहाँ पर पहले कभी पेड़ हुआ करते थे, लेकिन पेड़ सारे काट दिए गए हैं। अब पेड़ काट दिए गए तो अब यहाँ पर पानी जाके हो जा रहा है, यहाँ पर पानी बह रहा है। अब पानी बहने से क्या हुआ कि इसके अंदर डीप बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना, बहुत गहरे गहरे गड्ढे हो गए हैं। तो अब इसी को हमने क्या बोला कि ये गुली इरोजन हो गया, मोटा मोटा अंडर डीप तक इसको इरोड कर दिया गया है पानी के द्वारा, तो आपका हो गया गुली इरोजन। अब यहीं पे आपका शीट इरोजन आता है। शीट इरोजन का मतलब क्या है कि परत को लेकर एक बड़ी सी परत आपकी मिट्टी की क्या है, ये देखिए यहाँ पर आपकी जो मिट्टी की बड़ी सी परत है, ये मिट्टी की बड़ी सी परत जो है ये आपकी इरोड हो जाएगी, यहाँ पर मिट्टी के बाद लेके एकदम से ऐसे चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। ये पूरी की पूरी शीट जो होती है, जैसे आपकी पेपर की शीट होती है ना, वो सारी शीट हो जाए, शीट ऊपर की परत जो है, टॉप सॉइल जो है हमारी, वो शीट के रूप में यहाँ से हट जाएगी, तो इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं शीट इरोजन। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये शीट इरोजन या फिर गुली इरोजन जो है आपसे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। अब ये देखिए जो आपके चंबल है, ठीक है ना, आपको सुना होगा चंबल के घने जंगल सुने हम लोगों ने, है ना, तो यही बात है कि जो चंबल का जो बेसिन है वहाँ पर रेवाइंस मिलते हैं। अभी जो रेवाइंस को हम बेडलैंड बोलते हैं, कि ऐसी जगह जहाँ पर कि मिट्टी का इरोजन अपरदन हो चुका है, जो कि हमारे कृषि या फिर खेती के योग्य नहीं बची है वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, चंबल की जो घाटियाँ हैं, घाटियाँ जो हैं, चंबल की बेसिन है, वहाँ पर इस तरीके के रेवाइंस मिलते हैं आपको, या फिर बेडलैंड मिलते हैं। चलिए, अब इसमें हम लोगों ने इसकी प्रॉब्लम्स तो देख ली, ठीक है। अब इसको सही कैसे करें, तो इसमें क्या हम सही कर सकते हैं कि आपको स्ट्रिप फार्मिंग कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, मतलब कि स्ट्रिप फार्मिंग होगी, या फिर आप स्ट्रिप इरिगेशन से इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप कंटूर प्लगिंग कर सकते हैं, मतलब कि समोच्च जुताई कर सकते हैं। कंटूर प्लगिंग का मतलब क्या हो गया, ये आपका होता है पहाड़ों पर, ठीक है ना, पहाड़ों पर, जैसे पहाड़ों पे हम लोग खेती, हमने देखा कभी आप पहाड़ घूमने भी गए होंगे तो वहाँ पे अपने गोल गोल तरीके के ऐसे खेत देखे होंगे, इसी को हम बोलते हैं कंटूर प्लगिंग। कंटूर प्लगिंग का मतलब क्या हो कि पहाड़ों को काट कर यहाँ पर खेती उगाई जाती है, खेत करे जाते हैं, जिससे कि जो भी पानी हम लोगों ने ऊपर की साइड दिया है ना, ऊपर की साइड जब पानी हम दे रहे हैं वो नीचे की साइड दोबारा यूज़ हो जाए, फिर यहाँ पे यूज़ हो जाए, फिर यहाँ पे यूज़ हो जाए, कि वहाँ पे कम से कम हमारा पानी की वेस्टेज हो, साथ में हमारे पेड़ भी उग जाएं, तो करके कंटूर या प्लगिंग हमारी हो जाती है पहाड़ों पर, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आज का सेशन, आज का चैप्टर, ठीक है। अब इसके जल्द ही हम लोग MCQ आपके लिए लेकर आएंगे, और आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर पूछिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।